तो साल हो रहा होता है 712 एडी। तो श्रीलंका से कुछ शिप्स अरब की ओर जा रहे होते हैं, लेकिन उसी टाइम पे देवाल के पायरेट्स उन्हें लूट लेते हैं। और ये देवाल आज के कराची के पास का एरिया है। और उन शिप्स में जो मुस्लिम वुमेन्स होती है उनको वो किडनैप कर लेते हैं, लेकिन उनमें से ही एक वुमेन वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। और हज्जाज जो कि एक गवर्नर है उमय्यद डायनेस्टी का, उसे एक लेटर लिखती है। एंड उस लेटर में वो एक हर चीज बताती है जो भी उसके साथ हुआ था। एंड हज्जाज से मदद की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन उस समय पे राजा दहिर वहाँ पे रूल कर रहे थे। तो हज्जाज राजा दहिर को एक लेटर लिखता है कि उन शिप्स को छोड़ दो, लेकिन इसके रिप्लाई में राजा दहिर कहते हैं कि मेरा कंट्रोल उन पायरेट्स पे नहीं है, इसलिए मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। हज्जाज को जब ये रिप्लाई मिलता है तो वो गुस्से में अपनी एक सेना को वहाँ पे हमला करने के लिए भेज देता है और ऐसा आदेश देता है कि सिंध को पूरी तरीके से खत्म करके आना है। और इस सेना का लीडर उबैदुल्लाह को चुना जाता है, लेकिन ये सेना बुरी तरीके से फेल होती है और उबैदुल्लाह मारा जाता है। अब ये फेलियर हज्जाज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और एक बार फिर से एक आर्मी बनाकर वहाँ पे हमला करने के लिए भेज देता है। लेकिन ये सेना भी पिछली बार की तरह बुरी तरीके से हार जाती है और हज्जाज एक आखिरी बार अपनी पूरी ताकत लगाकर एक सेना को बनाता है। और इस सेना का लीडर एक 17 साल का लड़का मोहम्मद बिन कासिम होता है। और इस बार ये लोग राजा दहिर को हरा के सिंध पे कब्जा कर लेते हैं और पहली बार किसी मुस्लिम ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में रूल करना स्टार्ट किया था। और 1228 साल बाद भी जब जिन्ना पाकिस्तान की मांग करते हैं तो वो साथ में ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान तो उसी दिन बन गया था इस दिन मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब्जा किया था। और सिंध को गेटवे ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। और अगले 2 सेंचुरीज यानी 200 सालों तक सिंध पे उमैयद का कंट्रोल रहता है और उमैयद कई बार ट्राई भी करता है सिंध के आगे जाने का, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते। और साल आ जाता है 1000 एडी। सिंध से उमैयद का कंट्रोल छूट के तुर्की डायनेस्टी के हाथ में आ चुका था और उनमें से ही एक डायनेस्टी थी गजनवी डायनेस्टी। साल होता है 1001 एडी। गजनवी डायनेस्टी के रूलर महमूद गजनी की नजर पड़ती है पंजाब पे और उस वक्त पंजाब जिस डायनेस्टी के अंदर आता था उसका नाम था हिंदू शाही। और 1001 एडी के दौरान इसके रूलर थे राजा जयपाल और दोनों की आर्मी का आमना सामना होता है पेशावर में। और फिर फर्स्ट बैटल ऑफ पेशावर होता है जिसमें महमूद गजनी जीत जाता है और फर्स्ट टाइम पंजाब एक ऐसे रूलर के अंडर में आता है जो कि इस्लाम धर्म को मानता था। और साल 1186 एडी आते आते वो रीजन जो आज अफगानिस्तान में स्थित है वहाँ पे एक और ग्रुप धीरे धीरे पनपने लगता है और इस ग्रुप का नाम है कुरैश डायनेस्टी। और यहीं से बिलोंग करता है मुजीलुद्दीन मोहम्मद, जिसे हम मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं। और ईयर 1186 एडी में मोहम्मद गौरी गजनवी डायनेस्टी के राजा खुसरो मलिक को हरा देते हैं। 13वीं सदी में एक पावरफुल एम्पायर बड़ी तेजी के साथ फैल रहा था जिसका नाम था ख्वारिज़मियन एम्पायर। और अगर खुरिद को अपना अस्तित्व बचाना है तो उन्हें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अब ऐसे में मोहम्मद गौरी ये फैसला लेते हैं कि उन्हें सिंध की तरफ अपना एक्सपेंशन बढ़ाना होगा। तो खुरिद आर्मी भटिंडा को कैप्चर कर लेती है, लेकिन ये जगह जहामना डायनेस्टी के अंदर आती थी और उस समय पे वहाँ के राजा थे पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान अब निकल पड़ते हैं खुरिद आर्मी से लड़ने के लिए और भटिंडा को अपने कंट्रोल में लेने के लिए। और दोनों की आर्मी मिलती है तराइन में और फिर स्टार्ट होता है द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जिसमें मोहम्मद गौरी बुरी तरीके से हार जाते हैं। लेकिन पृथ्वीराज यहाँ पे एक गलती कर देता है, वो मोहम्मद गौरी को जान से नहीं मारते। और एक साल बाद यानी 1192 में मोहम्मद गौरी फिर से आता है और एक बार फिर से स्टार्ट होता है द सेकंड बैटल ऑफ तराइन और इस बार मोहम्मद गौरी जीत जाता है। और इस तरह हिंद के सेंटर में एंट्री होती है इस्लाम धर्म की। साल 1206 मोहम्मद गौरी के असैसिनेशन के बाद उनके कुछ स्लेव्स मिलकर दिल्ली सल्तनत की नींव रखते हैं और लगभग 300 साल तक अलग अलग मुस्लिम डायनेस्टीज मिल के दिल्ली सल्तनत पर रूल करती हैं। और साल 1330 से लेकर 1335 के दौरान अंदर तुगलक डायनेस्टी ये सारा पार्ट दिल्ली सल्तनत के अंदर आ जाता है। और साल 1526 में तुर्की का एक प्रिंस जिसका नाम होता है बाबर, वो अपने साथ 12,000 की आर्मी लेकर निकल पड़ता है दिल्ली सल्तनत पे कब्जा करने के लिए। लेकिन पानीपत में उसका सामना होता है दिल्ली सल्तनत के रूलर इब्राहिम लोदी और उनकी 1 लाख की आर्मी से। और फिर शुरू होती है द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी के 50,000 सैनिक मारे जाते हैं। और इस तरह बाबर स्टैब्लिश करता है मुगल डायनेस्टी जो कि लगभग 300 सालों तक चलती है। और इन 1000 सालों में इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे कुछ ऐसे लोगों ने रूल किया था जो कि इस्लाम धर्म को मानते थे और इन 1000 सालों में मानो इस्लाम रिलीजन हिंदुस्तान में घुल मिल सा गया था। और ये कुछ इस तरीके से घुल मिल गए थे कि बहुत सारे इस्लाम धर्म के रिचुअल्स अभी भी हिंदू धर्म के रिवाजों से मेल खाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सारी दुनिया में होता है, बल्कि सिर्फ इंडिया और उसके आसपास वाले देशों में ये चीज देखने को मिलती है। तो अब सवाल ये है कि हजारों सालों से ये दोनों कम्युनिटी साथ में रह रही थी, बट वो कौन सी वजह है जिससे इस देश को टुकड़ों में बांटना पड़ा।
साल था 1608 जब पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी की शिप सूरत के पोर्ट पे लैंड करती है। और आए तो थे ये लोग इंडिया में स्पाइसेस का ट्रेड करने, लेकिन फिर इन्हें पता चलता है इस देश में सिर्फ स्पाइसेस नहीं और भी बहुत वेल्थ है और ये देश एक सोने की चिड़िया है। और साथ ही में मुगल डायनेस्टी अय्याशी और आपसी मतभेदों के कारण कमजोर पड़ती जा रही है। और 18वीं सेंचुरी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली पूरी इंडिया पर कब्जा कर लिया था। और जिस तरह टर्किश रूलर्स ने यहाँ पे आके अपने एजुकेशन और कल्चर को प्रमोट किया था, उसी तरह अंग्रेज भी यहाँ पे आके अपनी कल्चर और लैंग्वेज को प्रमोट करने लगे। और साल 1835 में लॉर्ड मकाउले ने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं और इस एक्ट में वो अरेबिक और संस्कृत की बेइज्जती करता है और वो कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ इंडियंस को तैयार कर रहा था